Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो as I said कि 4th of October से IIT JAM 2020 के लिए मैं क्रैश कोर्स था। 90 डेज़ का ये क्रैश कोर्स होगा। ऑल्टरनेट डे पे वीडियोज आएंगे, उसका पूरा स्केड्यूल मैं आप लोगों को बता चुका हूँ और शायद आप लोगों ने वो देखा भी था। तो एज़ पर द स्केड्यूल आज का जो लेक्चर है वो है कॉम्पटन इफेक्ट का। आज इस लेक्चर के अंदर हम कॉम्पटन इफेक्ट के जो फॉर्मूलाज है उनको हम जानेंगे, क्या छोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको जानेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और जो कि हेल्पफुल रहेंगे आपके आईआईटी जैम की प्रिपरेशन के लिए। इवन अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं टिफर टेस्ट जैसे एग्जाम के लिए तो उनमें भी ये यूजफुल रहेगा। कॉम्पटन इफेक्ट जो टॉपिक है वो मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है। मॉडर्न फिजिक्स बेसिकली मैंने आपको बताया भी था 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है: क्वांटम मैकेनिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एटॉमिक फिजिक्स। न्यूक्लियर और एटॉमिक एक में आ गया। क्वांटम मैकेनिक्स वाला जो पार्ट है पहले वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के थर्ड ईयर में भी वो होता है तो इसको समझना आप लोगों के लिए आसान हो। वीडियो को कंटिन्यू करूँ उसके पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो भी वीडियो को देखें। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इन लेक्चर्स को बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, आपका एक लाइक तो इनके लिए बनता है। और पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी जैम एग्ज़ाम की। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है, उसकी जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। डिस्क्रिप्शन में वो डिटेल्स फॉलो करके आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इन लेक्चर्स की सबसे पहले अपडेट उन्हीं ग्रुप्स के ऊपर आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम जो कॉम्पटन इफेक्ट है उसका बेसिक्स हम देख लेते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट में है क्या कि जब एक इंसिडेंट फोटोन आ रहा है, इंसिडेंट फोटोन को हमने एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर टक्कर कराई, इलेक्ट्रॉन के साथ उसकी कॉलिजन कराई, और जो ये इलेक्ट्रॉन है ये रेस्ट में है ना। किसमें है? रेस्ट में है। रेस्ट में है तो जब ये इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर कर रहा है फोटोन, तो होना तो क्या चाहिए कि होना ये चाहिए कि इसकी जो फ्रिक्वेंसी है उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आना चाहिए। टक्कर के बाद फ्रिक्वेंसी में कोई तरह का कोई चेंज नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पर ये देखा गया कि जब ये फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ कॉलिजन करता है, इसके साथ टक्कर करता है, तो एक फोटोन और निकलता है जिसको हम कहते हैं स्कैटर्ड फोटोन। इस स्कैटर्ड फोटोन की जो वेवलेंथ है इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ से ज़्यादा होती है, या ऐसा कह लो जो इंसिडेंट फोटोन की जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा हो जाती है और जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है। इसी बात है कि फ्रिक्वेंसी ज़्यादा वेवलेंथ कम, फ्रिक्वेंसी कम वेवलेंथ ज़्यादा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। वेवलेंथ ज़्यादा होने का मतलब है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है? कम। तो ये जो वेवलेंथ में चेंज आया, पहले वेवलेंथ कुछ और थी, बाद में वेवलेंथ कुछ और हो गई, तो इस वेवलेंथ में जो चेंज आने को या जो फ्रिक्वेंसी में चेंज आने का जो इफेक्ट है, इसको हम नाम देते हैं कॉम्पटन इफेक्ट ना। दिस इफेक्ट इज नॉन एज कॉम्पटन इफेक्ट। सिंपल भाषा में कहें, सिंपल शब्दों में कहें, जब एक फोटोन को एक रेस्ट मास या रेस्ट इलेक्ट्रॉन से टक्कर कराई जाए, जब उससे कॉलिजन कराई जाती है तो एक स्कैटर्ड फोटोन निकलता है, एक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। स्कैटर्ड फोटोन की जो वेवलेंथ है वो इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ से अलग होती है, से डिफरेंट होती है। आपसे सेम होनी चाहिए, पर क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये अलग होती है। क्यों अलग होती है? क्योंकि यहाँ पर जो इंसिडेंट फोटोन आ रहा है वो एनर्जी के साथ साथ मोमेंटम भी लेके आ रहा है। एनर्जी के साथ साथ क्या लेके आ रहा है? मोमेंटम। और मोमेंटम की वैल्यू कितनी है? h/c। इस मोमेंटम के साथ जब ये रेस्ट मास वाले इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर करता है जिसके पास एनर्जी है m0c², मोमेंटम है 0, तो यहाँ पर एक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन जिसको रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, इसको हम रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, एक रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक स्कैटर्ड फोटोन निकलता है। स्कैटर्ड फोटोन जिस एंगल पर जाता है उसको हम कहते हैं फाई, और स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन जिस एंगल पर जाता है उसको हम कहते हैं थीटा। के बाद जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम दो चीज़ें लगाते हैं। एक लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि जितनी भी एनर्जी है एक्स डायरेक्शन में तो हम कंजर्व करते हैं, या वाई डायरेक्शन में जो भी है उसको कंजर्व करते हैं। इसी तरह से दूसरा जो कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम यहाँ पर, वो लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि एक्स डायरेक्शन में जो भी मोमेंटम है उसको हम इक्वल करते हैं और वाई डायरेक्शन में जो भी मोमेंटम है उसको इक्वल करते हैं। इक्वेशंस बनती है बहुत सारी, इक्वेशन सॉल्व होती है तो कुछ फॉर्मूला आते हैं, क्योंकि डेरिवेशन हमारे काम का नहीं है। हम जैम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या टिफर की कर रहे हैं, जेस्ट की कर रहे हैं, तो हमसे डेरिवेशन कोई नहीं पूछ रहा है। हमसे ये पूछेगा कि कॉम्पटन इफेक्ट का मतलब क्या है, पहला। दूसरा, उसके जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो हमसे पूछ ले जाए।
ठीक है। तो कॉम्पटन इफेक्ट में जो ये टक्कर हो रही है, ये टक्कर हो रही है फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ। ये ध्यान रखना, फ्री इलेक्ट्रॉन या लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पड़ा है ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है या फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये आप ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर जो फोटोन है, इंसिडेंट फोटोन इज कोलाइड विद लूजली और फ्रीली बाउंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स और टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन, और ऐसे करके दो और ऑप्शन दे दिए जाते हैं। इसके साथ टक्कर करता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर करता है। फिर मैंने कहा कुछ फार्मूला आपको याद करने पर। एक फार्मूला बनता है लैम्बडा प्राइम माइनस लैम्बडा। लैम्बडा प्राइम किसकी वेवलेंथ है? वो वेवलेंथ है जो स्कैटर्ड फोटोन की, लैम्बडा इंसिडेंट की है। इन दोनों की जो वेवलेंथ में डिफरेंस है, इन दोनों की जो वेवलेंथ में डिफरेंस है उसको हम नाम देते हैं कॉम्पटन शिफ्ट ना। लैम्बडा प्राइम माइनस लैम्बडा, ये जो डिफरेंस आता है इसको हम नाम देते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। इसका जो फॉर्मूला है ये बराबर होता है एच अपॉन एम नॉट सी। एम नॉट जो मास है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो मास है ये किसका मास है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कौन है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 1 - cos फाई, ये फाई जो है ये कौन सा एंगल है? स्कैटरिंग एंगल है। ये जो वैल्यू है एच अपॉन एम नॉट सी, एच अपॉन एम नॉट सी जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू? वेवलेंथ। तो इस वेवलेंथ को हम स्पेशल नाम देते हैं, इस वेवलेंथ को हम नाम देते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ, क्योंकि ये किसके लिए है? इलेक्ट्रॉन के लिए है। तब मैं यहाँ पर एच की वैल्यू रखता हूँ, एम नॉट की वैल्यू रखता हूँ और सी की वैल्यू रखता हूँ। मेरे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू आ जाती है लैम्बडा सी, यानी कि कॉम्पटन वेवलेंथ की इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी आती है? 0.0242 आर्म्स ना। ये जो बॉक्स में बंद चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको याद रखोगे तो क्वेश्चन करने में आसानी हो। कॉम्पटन वेवलेंथ की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 0.0242 आर्म्स। अब ये जो कॉम्पटन शिफ्ट है कब मैक्सिमम हो सकता है, कब मिनिमम हो सकता है, और कब किस वैल्यू, किस एंगल पर क्या वैल्यू हो सकती है वो देखते हैं। यदि मैं स्कैटरिंग एंगल की वैल्यू 180 डिग्री डाल दूँ, यदि मैं स्कैटरिंग एंगल को 180 डिग्री कर दूँ, यानी फाई 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री कितना हो जाएगा? कॉस 180 डिग्री हो जाएगा -1, ऑलरेडी माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? प्लस हो जाएगा। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो वेवलेंथ शिफ्ट आ जाएगा। वेवलेंथ शिफ्ट कितना आ जाएगा? 2 लैम्बडा सी। ये मैक्सिमम वेवलेंथ शिफ्ट होगा ना। अगर कुछ शिफ्ट होगा जो मैक्सिमम हो सकता है तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2 लैम्बडा सी। यदि मैं कहूँ कि फाई की वैल्यू 0 है तो फाई की वैल्यू 0, तो कॉस फाई कितना बनेगा? 1। 1 - 1 कितना हो गया? 0। अगर स्कैटरिंग एंगल 0 डिग्री है तो उस केस में कोई वेवलेंथ शिफ्ट नहीं होगा, डेल्टा एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा? नो वेवलेंथ शिफ्ट। यहाँ पर क्या आ जाएगा? नो वेवलेंथ शिफ्ट। ठीक। उसके बाद यदि मैं फाई की वैल्यू को 90 डिग्री डाल देता हूँ, कॉस 90 की वैल्यू कितनी? 0। कॉस 90 की वैल्यू 0, इसका मतलब वेवलेंथ शिफ्ट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? कॉम्पटन वेवलेंथ के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? क्वेश्चन ये पूछा जाएंगे फॉर विच ऑफ द स्कैटरिंग एंगल वेवलेंथ शिफ्ट इज मैक्सिमम, फॉर विच ऑफ द स्कैटरिंग एंगल नो वेवलेंथ शिफ्ट इज अकर्स, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कैटरिंग एंगल वेवलेंथ शिफ्ट इज इक्वल्स टू कॉम्पटन वेवलेंथ। इस तरह के इनमें क्वेश्चन बन जाए। ठीक है। फिर आगे फार्मूला देखें हम। इसके बाद जो फार्मूला बनते हैं इसके, वो बनते हैं डायरेक्शन ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन का जो एंगल बनता है वो थीटा बनता है। वहाँ से इसके दो फार्मूला बनते हैं। मैंने कहा आपको 2-3 हम इक्वेशन बनाएंगे, एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, एक बनाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। वहाँ से ये इक्वेशंस निकल के आती हैं, उन इक्वेशंस के मैनिपुलेशन से ये इक्वेशन निकल के आती है। ज़्यादातर जो हम इक्वेशन यूज़ करते हैं वो ये वाली इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन। यहाँ टेन थीटा इक्वल्स टू कॉट फाई अपॉन 2 प्लस कॉन 1 + एच न्यू अपॉन एम नॉट सी। ये जो लिखा है एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर, न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं अल्फ़ा, लिखते हैं अल्फ़ा। इसी तरह से एक फार्मूला बनता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होके गया है, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। ये फार्मूला क्या बनता है? ये बनता है एच न्यू अल्फ़ा 1 - cos फाई ऑन 1 + अल्फ़ा 1 - cos। सवाल ये है कि फार्मूला याद कैसे होंगे? जब इन फार्मूलाज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करोगे, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो ये फार्मूला अपने आप याद हो जाएंगे। डेरिवेशन कराने का कोई सेंस नहीं था, इसलिए मैंने आपको डेरिवेशन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है इन द कॉम्पटन स्कैटरिंग देयर इज एन। कॉम्पटन स्कैटरिंग के अंदर क्या होता है? पहला ऑप्शन है कि इन इलास्टिक कॉलिजन ऑफ फोटोन विद फ्री इलेक्ट्रॉन, ये है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर होता है। फोटोन की टक्कर प्रोटॉन के साथ, गलत।
फोटोन की टक्कर न्यूट्रॉन के साथ, गलत। फिर लिखा है फोटोन विद बाउंड इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा कि ये बात ध्यान रखना, टक्कर जो करेगा, कॉलिजन जो करेगा, वो किसके साथ करेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा था? हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया इन इलास्टिक कॉलिजन ऑफ फोटोन विद अ फ्री। ठीक है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द वेवलेंथ शिफ्ट इन कॉम्पटन स्कैटरिंग डिपेंड्स ऑन। वेवलेंथ शिफ्ट का जो फॉर्मूला है डेल्टा एल, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये फॉर्मूला बन रहा है लेमडा सी 1 माइनस कॉस फाइव। एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ द रेडिएशन, सही बात है। वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इसमें है ही नहीं, तो ये गलत हो गया। एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन नहीं है। ऑल ऑफ द अबव नहीं है। तो किस पर डिपेंड कर रहा है? एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ द रेडिएशन, यानी कि किस पर डिपेंड कर रहा है? फाइव पर। ये जो है ये तो कॉम्पटन वेवलेंथ है, ये तो फिक्स वैल्यू है ना, ये तो वही फिक्स वैल्यू है। और फिक्स वैल्यू कितनी है? 0.0242 आर्मस्ट्रॉन्ग। सारी कहानी कहाँ पे डिपेंड कर रही है? साई के ऊपर। साई की वैल्यू बढ़ाओगे, कॉस बढ़ेगा तो वैल्यू कम देगा, कॉस कम होगा तो वैल्यू ज़्यादा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। कॉम्पटन स्कैटरिंग विद टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन लीड्स टू। टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन, टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन, हमारे पास वेवलेंथ का फॉर्मूला है वेवलेंथ शिफ्ट का, डेल्टा लेमडा इक्वल्स टू लेमडा सी 1 माइनस कॉस फाइव। ये जो लेमडा सी है ये किसके बराबर होता है? एच अपॉन एम नॉट सी, और ये 1 माइनस कॉस फाइव। अब जब हम टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन से टक्कर कराएंगे तो सारा का सारा जो मास है वो एटम में आ जाएगा। ये जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा कैपिटल एम में। कैपिटल एम बहुत ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में? एम। तो हम टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर कराएंगे फोटोन की। टाइटली बाउंड के केस में क्या होगा? सारा का सारा मास जो है वो एटम में आ जाएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो अब एम नॉट ना होकर वो कैपिटल एम हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा होगा एम नॉट से। तो सीधी सी बात है, जब ये वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, डेल्टा लेमडा की वैल्यू बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होगी। बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होगी यानी कि किसी तरह का हमें कोई भी यहाँ पर जो वेवलेंथ शिफ्ट है वो नहीं दिखाई देगा। तो मैक्सिमम वेवलेंथ शिफ्ट, मिनिमम वेवलेंथ शिफ्ट इक्वल टू कॉम्पटन वेवलेंथ, या प्रैक्टिकली नो वेवलेंथ शिफ्ट एट ऑल। यहाँ पर अब किसी भी तरह का कोई वेवलेंथ शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि एम की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो अब वेवलेंथ शिफ्ट हमें देखने को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड लाइट इन द केस ऑफ कॉम्पटन स्कैटरिंग। मैक्सिमम वैल्यू में बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड लाइट, यानी कि लैम्बडा डैश की वैल्यू इन द केस ऑफ कॉम्पटन स्कैटर। मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो ये लेमडा डैश इक्वल्स टू लेमडा डैश माइनस लेमडा ना, लेमडा डैश माइनस इक्वल्स टू किसके होता है? लेमडा सी 1 माइनस और कॉस फाइव, 1 माइनस कॉस फाइव। हमें बतानी है मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? इन द ऑफ वैल्यू ऑफ द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ द स्कैटरिंग, यानी कि डेल्टा लेमडा। डेल्टा लेमडा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? लेमडा सी इंटू टू, लेमडा सी इंटू टू। लेमडा सी की जो वैल्यू है वो कितनी थी? 0.0242 और इंटू टू, तो मल्टीप्लाई, टू टू ज़ा फोर, टू फोर ज़ा एट, टू टू ज़ा फोर, यहाँ जीरो रह गया पॉइंट, ये आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या आंसर आ गया? 0.048। क्या आंसर आ गया? 0.048 आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट गामा रे? व्हाट शुड बी द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट गामा रे? ना ध्यान से सुनना, इंसिडेंट गामा रे यानी कि लैम्बडा की वैल्यू पूछी। दैट इज जस्ट एनर्जेटिकली अलाउड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर। पेयर जो बन रहा है वो किसका बन रहा है? इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर बन रहा है। आफ्टर एक्सपीरियंसिंग कॉम्पटन शिफ्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। कॉम्पटन शिफ्ट जो एंगल है, सबसे पहली बात तो वो कितना है? 30 डिग्री। अब हमें यहाँ पर बोला है लेमडा की वैल्यू बतानी है। आपके पास जो फॉर्मूला है वो है लेमडा प्राइम माइनस लेमडा इक्वल्स टू लेमडा सी 1 माइनस कॉस फाइव। आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू है वो वैल्यू है लेमडा प्राइम की वैल्यू है, और लेमडा की वैल्यू आपको निकालनी है। ये वाली वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये वैल्यू फाइंड आउट कैसे करोगे? आपको बोला है, क्या बोला है कि कौन सा पेयर बन रहा है? इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर बन रहा है। एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर ना, एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर, पॉजिट्रॉन
इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर के लिए जो एनर्जी होती है ETH या ई प्राइम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2m0c। कितनी होनी चाहिए, 2m0c। अगर मैं यहाँ से लैम्डा TH निकालूँ तो लैम्डा TH किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा HC/ETH। लिख देता हूँ, लैम्डा TH किसके इक्वल होगा, HC/ETH। ETH की वैल्यू 2m0c, नॉट सी स्क्वायर, एक सी से एक से कैंसिल, ये बन गया लैम्डा सी। यहाँ से ये किसके इक्वल हो गया, लैम्डा C/2। ये बना लैम्डा C/2। ये जो वैल्यू है ये क्या बन गई, लैम्डा C/2। कलर चेंज पेन का, फिर ये बनी लैम्डा C/2 माइनस लैम्डा C 1 माइनस कॉस फाई की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। यहाँ से लिख दिया मैंने 1 माइनस कॉस 30। इसको सॉल्व करना है और हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो आप जब सॉल्व करोगे लैम्डा की वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 0.0089 आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या आएगा, 0.0089 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट बात थी ये वाली, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर बना रहे हैं तो उसके केस में आपकी एनर्जी की वैल्यू कम से कम इतनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। A gamma ray photon suffers a Compton scattering from free electron at rest such that angle of scattering of photon and angle of emission of recoiled electron are both 50। थीटा और फाई की जो वैल्यू है वो दोनों 50 डिग्री दी हुई है। हमें क्या पूछा है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। एनर्जी बतानी है इंसिडेंट फोटोन, एच न्यू निकालना है, एच न्यू हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करें साहब, हमारे पास फॉर्मूला है टेन थीटा, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन का, टेन थीटा इक्वल्स टू कॉट I/2 अपॉन 1 प्लस एच न्यू अपॉन m0c²। फॉर्मूला को जब हम रीशफल करके लिखें, यानी कि उल्टा सीधा करोगे, कॉस फाई और इसको सबको घुमाओगे फिराओगे, तो यहाँ से इस फॉर्मूला को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कॉट थीटा ना, इसको 1 अपॉन में ले आओ, इसको भी 1 अपॉन में ले आओ, तो ये 10 π/2 हो जाए। ये बनेगा 1 प्लस एच न्यू अपॉन m0c²। ये हो जाएगा 10 π/2। अब ये जो एंगल की वैल्यू है ये रख दो यहाँ, ये हो जाएगा कॉट 50 डिग्री। ये हो जाएगा 1 प्लस एच न्यू अपॉन m0c²। ये हो जाएगा 1025 डिग्री, 1025 डिग्री। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे, इस पूरे को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास बनेगा 1 प्लस एच न्यू अपॉन m0c² इक्वल्स टू 1.8। एच न्यू अपॉन m0c² बन के आएगा हमारे पास 1.8। हमें निकालना है एच न्यू, तो एच न्यू किसके बराबर होगा, 1.8 नहीं 0.8 बचेगा, ये बचेगा 0.8। ये किसके बराबर होगा, अब एच न्यू इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, 0.8 इंटू m0। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एच न्यू की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.048 मेगा इलेक्ट्रॉन, 0.048 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये कॉम्पटन थ्योरी और उसके कुछ क्वेश्चंस थे। बहुत ही आसान सा है, आपको फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे अगर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर करने हैं तो। फॉर्मूला तभी याद हो सकते हैं जब इनके ऊपर आप अच्छी खासी प्रैक्टिस करें। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो इसके आते हैं वो थोड़े से घुमा फिरा के आ जाते हैं कि जो टक्कर होगी वो इलास्टिक होगी, इनइलास्टिक होगी, है ना, तो वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का खासा ध्यान रखना, वो थोड़े से घुमा फिरा कर आ जाते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैलकुलेशन वाले होंगे, वो तभी होंगे जब आपको फॉर्मूला। बार फिर से, यदि आप IIT जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप ये लेक्चर्स देख रहे हैं, तो लेक्चर्स की सबसे पहली अपडेट के लिए आप मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है से ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इस स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मेंशन है, वहाँ से फॉलो करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और एज आई सेड कि ये जो लेक्चर्स है ऑल्टरनेट डे पे आएंगे, यानी कि आज 4 तारीख को पहला लेक्चर आया है, तो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो 6 तारीख को आएगा। लेक्चर को छोड़ने के पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है, लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ अगर अभी तक भी शेयर नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू, बाय।